इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ तक जी? हम बताया था सांद्रित अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना। जो सांद्रित अयस्क थे उन अयस्क को धातु का ऑक्साइड में किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है इसके बारे में बताए थे। हम बताए थे 2 प्रकार से, है ना, एक भर्जन विधि द्वारा, एक निस्तापन विधि द्वारा होता है। अब यहाँ पर जो ऑक्साइड में बदले हुए जो धातु हैं उन धातुओं से धातु प्राप्त कैसे किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ लिखा धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना, जो कि अयस्क से हम लोग धातु का ऑक्साइड जो प्राप्त किए थे उस धातु का ऑक्साइड से क्या प्राप्त करेंगे? धातु प्राप्त करेंगे। तो 3 तरह से होता है। कितने तरीके से? पहला है ऊष्मा द्वारा, दूसरा है रासायनिक अवकरण द्वारा और तीसरा है वैद्युत अपघटन अवकरण द्वारा। तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, रासायनिक अवकरण द्वारा 2 प्रकार से होते हैं, एक तो कार्बन के द्वारा होता है, एक होता है एल्युमिनियम के द्वारा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऊष्मा द्वारा। ऊष्मा द्वारा क्या होता है, देखिए ध्यान से आप लोग। जैसे मैं यहाँ बोल रहा है, जो धातुएं क्रियाशील श्रेणी के नीचे हैं अर्थात जिनकी क्रियाशीलता कम होती है उनके ऑक्साइड सिर्फ गर्म कर देने से ही ऑक्साइड धातु में परिवर्तित हो जाती है। जो धातु के नीचे धातु के श्रेणी के निचले जगह पर है, धातु श्रेणी जो बना हुआ है उसमें नीचे स्थित जो धातु होते हैं उनको धातु का ऑक्साइड में सिर्फ गर्म कर देंगे तो धातु जो होता है से अलग हो जाता है, ऑक्साइड से क्या होता है? अलग हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए HgS, ये सल्फाइड अयस्क है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि भर्जन करेंगे। क्या करेंगे? जब आप लोग भर्जन किए तो ये क्या बनेगा? HgO + SO2 बनता है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, भर्जित कर देने से ये क्या बन गया? ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। अब ई ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे कि जब गर्म कर देंगे, क्या करेंगे? गर्म कर देंगे तो ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और बचेगा Hg + O2। अब इसको संतुलित कर लिए, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है? यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी कितना से हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या मिला हमको? Hg मिल गया, धातु मिला ना कि नहीं मिला? तो यह है ऊष्मा द्वारा। क्या है? अब देखिए रासायनिक अवकरण द्वारा। रासायनिक अवकरण द्वारा सबसे पहले देखते हैं कार्बन द्वारा। किसके द्वारा? कार्बन द्वारा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, पहला विधि कार्बन द्वारा बताया, उसके बाद हम रासायनिक विधि द्वारा एल्युमिनियम विधि द्वारा बताएंगे। तो पहला है Fe2O3, है ना, फेरिक ऑक्साइड है। अब देखिए फेरिक ऑक्साइड को कार्बन द्वारा, कार्बन मतलब कोक, कार्बन का मतलब क्या हो गया? कोक द्वारा इसको ऑक्सीकृत करना है। क्या करना है? अवकृत करेंगे ना, अवकरण होगा ना जी, ऑक्सीजन को हटना क्या होगा? तो क्या करेंगे, जब इसमें हम लोग कोक मिला तो C मतलब कार्बन नहीं समझिएगा, है ना। कोक बताया था ना, चारकोल कोयला बताया ना। तो जब इसमें कोक मिला दिया जाता है तो ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, यहाँ से अवकृत कर देता है। क्या कर देता है ये? और अपने मिला के ऑक्सीकृत कर लेता है। जब ऑक्सीजन का यहाँ संयोग होता है ऑक्सीकृत न कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, Fe + CO बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है ये। अब इसको संतुलित करिए, यहाँ 2 से गुना करना होगा, यहाँ कितना से गुना करेंगे? अच्छा, वहाँ 3 से गुना किए तो यहाँ भी कितना से गुना करना होगा? ये हो गया कार्बन द्वारा अवकरण। क्या कार्बन द्वारा क्या हो गया? कोयला क्या है? कार्बन का प्रूफ ही है, तो कार्बन ही ना हुआ। तो कार्बन द्वारा यहाँ क्या कर दिया, यहाँ अलग कर दिया। फेरिक ऑक्साइड था, इसमें हम कार्बन मिला है, तो ये ऑक्सीजन जो होता है कार्बन से रिएक्शन कर लेता है। कार्बन से रिएक्शन करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, अब बच जाता है फेरिक। क्या बच जाता है? तो इस प्रकार ऑक्साइड से हम लोग क्या प्राप्त किए? धातु प्राप्त कर लिए ना, फेरिक प्राप्त कर लिए ना। किस विधि द्वारा? तो कार्बन के द्वारा। और भी उदाहरण होगा, जैसे में देख लीजिए,
ZnO, क्या जिंक ऑक्साइड हो गया? जिंक ऑक्साइड नहीं जी। अब जिंक ऑक्साइड के साथ हम लोग कार्बन मिला देंगे तो कार्बन मिलते ही क्या बनता है? Zn प्लस CO बनाता है। क्या बनाता है? क्या बनाया? अब बताइए यहाँ पर क्या हो गया, ध्यान समझिए। तो धातु को ऑक्साइड से धातु प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? किसके द्वारा? तो कार्बन के द्वारा प्राप्त हुआ। किसके द्वारा प्राप्त हुआ? क्लियर है ना? और भी है, PbO प्लस C मिला देंगे, कार्बन मिला देंगे तो क्या बनेगा? Pb प्लस CO बन गया। तो हम लोग को धातु मिलना गया कि नहीं मिल रहा है? अब आगे देखते हैं एल्युमिनियम द्वारा। किसके द्वारा? एल्युमिनियम द्वारा, है ना। जैसे कि आप देख लीजिए, Mn3O4 है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है जी? एक मिनट, देखिए ध्यान से, यहाँ मैग्नीज का ऑक्साइड है। ये मैग्नीज का ऑक्साइड में जब एल्युमिनियम मिलता है, क्या मिलता है? एल्युमिनियम हम मिलाते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन का अपनी ओर सोख लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है अपनी ओर? तो बन जाता है Mn प्लस में क्या बचेगा अब जी? तो Al2O3 बनता है। क्या बनता है? Al2O, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। क्या बनता है? लेकिन यहाँ से देखिए मैग्नीज में जो मिला हुआ था ऑक्सीजन वो तो हट न गया। मैग्नीज से ऑक्सीजन हटा कि नहीं हटा? तो हमको शुद्ध धातु मिला ये। अब इसको संतुलित कीजिए तो ये कितना है? तो यहाँ कितना है और यहाँ कितना है? 3 है। तो कितना कितना से गुना कर दें? इसमें 4 से गुना कर दें, चढ़ते ही 12 और यहाँ पर चढ़ते ही 12 हो जाएगा ना जी। अभी 4 दूनी 8, अभी 3 तिहाई, इस तरह से संतुलित हो गया, है ना। अब देखिए अगला है वैद्युत अपघटन द्वारा। वैद्युत अपघटन द्वारा, जैसे कि आप देख लीजिए द्रवित अवस्था में NaCl है। क्या है? NaCl जो होता है वो क्या होता है? नमक का सूत्र है। अरे NaCl नमक का सूत्र है। इसमें कौन कौन से तत्व भाग लिए हैं? सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाया है। जब इसमें हम लोग विद्युत अपघटन कराते हैं, क्या कराते हैं? द्रवित अवस्था में है, वैद्युत अपघटन होता है तो सोडियम अलग और क्लोरीन क्या होता है? सोडियम पर एक प्लस चार्ज चलाता है और क्लोरीन पर एक माइनस चार्ज आता है। क्लोरीन को Cl नहीं लिख सकते हैं क्योंकि गैस है। अब ध्यान से देखिए, इसको संतुलित कीजिए तो बाबू कितना हो गया? यहाँ 2 है तो ये में 1 है तो 2 से गुना करना होगा ना। जब इनमें 2 से गुना करते इनमें भी कितना से गुना होगा? अभी ये विद्युत अपघटन द्वारा क्या हुआ? सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में बदला है। सिर्फ सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में क्या हुआ है? बदला है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्लोरीन जो है सो 2 अणु किससे लिया हुआ है? एक क्लोरीन एक अणु एक सोडियम से लिया, तो 2 सोडियम है ना जी। 2 सोडियम, 2 पीस सोडियम है ना, तो 2 पीस यहाँ क्लोरीन भी है। तो दोनों को क्या गया है? एक इलेक्ट्रॉन दिया है। तो क्लोरीन की अगर बात कही जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? लिया हुआ है किससे? सोडियम से। तो सोडियम को देगा ना, क्या करेगा? सोडियम को। और जब सोडियम को ये दे देगा 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा सोडियम को, तो क्लोरीन जो होगा सिंगल हो जाएगा। क्लोरीन पर कोई आवेश नहीं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे? जब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाए तो कोई आवेश रहेगा? फिर इलेक्ट्रॉनिकरण ही आवेश आया है। ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था तब ना माइनस चार्ज आया है, लेकिन अपना में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तब इस पर कोई चार्ज रहेगा? कोई आवेश रहेगा?
चलो ध्यान दो। अब ये क्या क्या था, सोडियम जो है, सोडियम ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन को दोनों पीस सोडियम ले लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, फिर से उसी फॉर्म में आ जाएगा। ये इस पर भी कोई चार्ज नहीं रहेगा क्या, इस पर भी कोई चार्ज रहेगा, दिखाई नहीं दे रहा है नीचे। देखिए ये क्या क्या था कि इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इस पर प्लस चार्ज आया था, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागा था वो इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तब कोई चार्ज रहेगा इस पर। तो Na सोडियम प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, विद्युत अपघटन द्वारा सोडियम प्राप्त हो गया। नहीं समझ में आया। समुद्री जल में NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में हम लोग को धातु के रूप में क्या है जी, सोडियम में ना प्राप्त करना होगा। विद्युत अपघटन द्वारा क्या प्राप्त करना हम लोग को, सोडियम। देखिए जब आप विद्युत अपघटन सोडियम क्लोराइड पर कीजिएगा तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में ही बदल जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्लस चार्ज आया, इस पर भी माइनस चार्ज आ गया, तो आयनित हो गए दोनों, है ना। सोडियम आयन अलग और क्लोरीन आयन अलग। अब यहाँ पर ये क्लोरीन आयन पर माइनस चार्ज आया है, क्यों, क्योंकि एक क्लोरीन जो होता है से 1 इलेक्ट्रॉन ले रहता है। तो यहाँ 2 पीस क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 पीस सोडियम से लिया हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन 2 पीस सोडियम से क्या किया हुआ है, लिया हुआ है। अब ये कर्जा लेने के कारण ही ना इस पर माइनस चार्ज है। अब यहाँ क्या किया कि इसके पास जब पैसा हो गया तो कर्जा लौटा दिया। कर्जा कहा कि अपन वाला कर्जा वाला ले जाइए आन के, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या किया कि लूज कर दिया। जो 2 इलेक्ट्रॉन था इसके पास कर्जा, वो कर्जा क्या किया, यहाँ से लूज कर दिया, निकाल दिया। और जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला तो बोला कि अब हम फ्री हो गए, हम किसी के दबाव में नहीं रहेंगे, हम तुम्हारा कर्जा नहीं खा रहे हैं, अब कर्जा वापस दे दिए तो हमारा पर अब कोई आवेश नहीं रहेगा। क्लोरीन सोडियम में कह रहा है कि अब तुमसे जो हम कर्जा लिए थे, हम कर्जा क्या कर रहे हैं, लौटा रहे हैं, तो हमारा पर कोई आवेश अब रहेगा जी, नहीं रहेगा। तो ये क्लोरीन क्या हो गया, परमाणु बन गया। ये क्लोरीन आयन से क्या बन गया, क्लोरीन परमाणु। लेकिन यहाँ पर सोडियम आयन जो है वो प्लस चार्ज लेके बैठा हुआ था, बोला था कि हम तुमको कर्जा दिए हैं। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेता है सोडियम, तो इसका कर्जा जब वापस मिल गया तो इस पर भी कोई चार्ज रहेगा नहीं, ना रहेगा, क्योंकि ये जो कर्जा दिया था वो कर्जा तो इसको मिल गया। तो अब क्लोरीन पर दबाव नहीं दिखाएगा, क्लोरीन से कोई मतलब नहीं ना रहा इसको। तो यहाँ पर कर्जा जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन वापस मिला इसको, तो ये भी हो गया सोडियम परमाणु, जो कि धातु के रूप में होता है। और हमको सोडियम मिला कि नहीं मिला, 2 पीस सोडियम मिल गया। तो ये हुआ विद्युत अपघटन द्वारा। किसके द्वारा हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच से द्वारा कर सकते हैं हम लोग, है ना। कोई दिक्कत है, चलिए। इसमें देखिए एक धातु और एक अधातु होना चाहिए, एक धातु और एक क्या होना चाहिए, अधातु होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग, 1 मिनट। और ये जो होता है ना क्लोरीन, ये चाहता है एनोड पर चलता है, कहाँ चलता है, और सोडियम जो होता है कहाँ चलता है, कैथोड पर चलाता है, याद रखिएगा। क्लोरीन एनोड पर और सोडियम यानी अधातु, जो भी अधातु होंगे विद्युत अपघटन कराने पर एनोड छठ पर चले जाते हैं, और धातु जो होता है कैथोड छठ पर चले जाते हैं। कहाँ, याद रहेगा। तो हम अभी देखें कि धातु का ऑक्साइड से धातु कैसे प्राप्त किया जाता है। हम ये भी बताए थे कि यहाँ जो धातु प्राप्त कर रहे हैं, ये धातु पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, पूरी तरह से ये शुद्ध नहीं होता है। तो इसको शुद्ध करने के लिए शोधन किया जाता है। तो हम बताए थे कि धातुओं को अवकरण करने के बाद अब धातुओं का शोधन होता है। क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ जो हम लोग को धातु जो अभी प्राप्त हुआ है अवकरण विधि द्वारा, वो शुद्ध धातु प्राप्त नहीं हुआ है। तो शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना होगा, शोधन करना होगा। क्या करना होगा, अब देखिए शोधन कैसे करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अशुद्ध धातुओं का शोधन, अशुद्ध धातुओं का शोधन लिखेंगे।
यहाँ पर अब देखिए लिखा हुआ है अशुद्ध धातुओं का शोधन करना। जो अवकृत करने के बाद हमको जो धातु प्राप्त हुआ था वो शुद्ध धातु नहीं था। शुद्ध धातु क्या था? अशुद्ध धातु था। उस अशुद्ध धातु का शोधन करेंगे और शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे, ठीक है, और तब जाके उसका इस्तेमाल करते हैं हम अपने काम के लायक में, है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है गाल्वनिक पृथक्करण विधि द्वारा, दूसरा मिलेगा वैद्युत अपघटन द्वारा। दो तरह से हम लोग क्या करते हैं कि शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। अशुद्ध धातु से दो तरह से हम लोग धातु को शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। पहला है गाल्वनिक पृथक्करण और दूसरा है वैद्युत अपघटन विधि द्वारा। गाल्वनिक पृथक्करण विधि द्वारा वैसे धातु को शुद्ध किया जाता है जिसमें अशुद्ध धातु और शुद्ध धातु अशुद्धियों का द्रव्यमान अधिक हो और शुद्ध धातु का द्रव्यमान क्या हो? कम हो। ध्यान से समझिएगा। अशुद्धि जो होगा दोनों में से एक का हम बताए थे ना, गाल्वनिक पृथक्करण में बताए थे ना। मान लिया पर अशुद्धि का द्रव्यमान क्या है? ज़्यादा है और धातु का कम है। ध्यान समझिएगा। यहाँ पर एक भट्ठी होती है जिसमें ढालुई संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इतना ढालुई नहीं होती है, ऐसे होती है, ठीक है ना। ढालुई संरचना होती है और भट्ठी में आग लगा दिया जाता है। भट्ठी में क्या करते हैं? अब यहाँ पर अयस्क कैसे लगा दिया? अयस्क हम डाल दिए हैं, चूर्ण करके अयस्क को डाल दिए हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि दोनों का द्रव्यमान से अधिक ताप पर इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे? द्रव्यमान से अधिक ताप पर क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो यहाँ जो धातु जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है, धातु पिघलना। और ये जो अशुद्धि के मतलब क्या है? अशुद्ध धातु की बात कर रहे हैं, अशुद्ध धातु, या आप द्रव बोल लीजिए, जो घुलने वाला नहीं था, है ना। अब इसको क्या किए कि हम लोग हीट कर रहे हैं द्रव्यमान से अधिक ताप पर, थोड़ा सा अधिक ताप पर। जब आप इसको हीट कीजिएगा तो ये पिघलना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ये में पिघलेगा कौन? पहले जिसका द्रव्यमान क्या हो? कम हो। तो धातु का द्रव्यमान कम था इसलिए पिघलना शुरू हो गया। और पिघल कर धातु धीरे 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 क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा जी? पिघलेगा तो नीचे गिरेगा ना। तो एक पात्र में इसको क्या कर लिया जाता है? जमा कर लिया जाता है। और जो अब द्रव्य जो था, जो नहीं घुलने वाला था, वो यहाँ पर क्या होते हैं? इकट्ठा रह जाते हैं, ऐसे वो गिरते नहीं है। तो यहाँ पर जो हम धातु जो प्राप्त करेंगे, यह धातु शुद्ध धातु होगा। क्या होगा? एकरे नाम है गाल्वनिक पृथक्करण विधि। गला करके पृथक्करण करना। गला कर क्या किए? इसको आ गया समझ में? कोई डाउट है? नहीं है। उसके बाद है वैद्युत अपघटन विधि द्वारा। अब वैद्युत अपघटन में क्या होता है उसको ध्यान समझिएगा। फिगर बनाते हैं पहले। वैद्युत अपघटन विधि में कॉपर, जिंक, गोल्ड, ये सब जो धातु हैं, उन धातुओं को वैद्युत अपघटन करा करके शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। सिल्वर हो गया, ये सब जो है ना धातु, इसको। तो क्या होता है कि जो अशुद्ध धातु होते हैं उसको एनोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और शुद्ध धातु जो होते हैं उसको कैथोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसमें एक लवणीय विलयन होता है जो क्या होता है? विद्युत अपघटनीय विलयन होता है। क्या होता है? विद्युत अपघटन कराता है। और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से इसमें जो अशुद्ध धातु था उस शुद्ध धातु क्या होगा कि धीरे धीरे विलयन में मिलता जाता है। धीरे धीरे क्या होता है? विलयन में मिलता जाएगा, धीरे धीरे पतला होता जाएगा। जैसे जैसे मिलता जाएगा वैसे से क्या होगा? और ये विलयन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इस पर आकर के चढ़ते जाएगा, इसको फैलाएगा। जैसे जैसे यहाँ से विलयन ये निकलेगा, ये यहाँ से शुद्ध धातु निकलेगा, वैसे वैसे एक पतला होता जाएगा और वैसे वैसे ये क्या होता है? मोटा होता जाता है। और एक समय ऐसा होता है कि इसमें से सारा शुद्ध धातु क्या होते हैं? निकाल करके कहाँ चले आते हैं? इसमें चले आते हैं और इसमें एकत्रित हो जाता है। किस में? कैथोड छड़ पर। किस पर एकत्रित हो जाते हैं? कैथोड छड़ बोलिए, कैथोड क्या बोल लीजिए? प्लेट बोल लीजिए।
इस पर यहाँ से क्या होता है, एकत्रित हो जाते हैं और फिर यहाँ से इस छड़ को क्या करता है, बाहर निकल करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लिया जाता है। जिसे में कॉपर का है, कॉपर है ना जो अशुद्ध में होता है, वो कॉपर का छड़ एगो इधर रखते हैं एनोड की ओर, एक रहते हैं। अब जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित करने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, निकल करके इसमें जमा हो जाते हैं। अब विलयन से जो शुद्ध धातु जो था ना, वो शुद्ध धातु विलयन में मिल करके धीरे धीरे कहाँ जमा करता है, ये शुद्ध धातु कहाँ जमा करता है, कैथोड प्लेट पर जमा करता है और धीरे 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 यह बड़ा हो जाए, धीरे धीरे क्या होगा, पतला हुआ। अब ऐसे में यहाँ जो प्राप्त हुआ वो क्या हो गया, शुद्ध कॉपर प्राप्त हो जाता है। ऐसे में फिर इसको अलग करके कॉपर निकाल लिया जाता है। इस विधि को हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटन विधि द्वारा शोधन। क्लियर है? इसको क्लीन कर दें। चलिए अब आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सोडियम के बारे में कुछ प्रमुख धातु दिए हुए, इसमें 4 प्रमुख धातु दिए हैं। चारों प्रमुख धातुओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला है सोडियम। सोडियम जो होता है क्रियाशील धातु है, पता होगा आप लोगों को। इसका संकेत Na और परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। ये मुख्य रूप से सोडियम क्लोराइड के द्रवित अवस्था में पाया जाता है। ये सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करा करके सोडियम को प्राप्त किया जाता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, ऊंच होता है, 820 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। तो इसको क्या करेंगे, गर्म नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग विद्युत अपघटन कराते हैं। क्या करते हैं जी, विद्युत अपघटन करा करके सोडियम को प्राप्त करते हैं, जैसे कि आगे आप लोग पढ़े हैं। तो अब देखिए इसको क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड का मिश्रण मिलाया जाता है। कैल्शियम क्लोराइड का क्या किया जाता है, द्रव्यमान को कम करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का हल्का सा इसमें मिश्रण मिला देता है, जिससे इसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और फिर इसको विद्युत अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन करा दिया जाता है, यहाँ लिखते हैं विद्युत अपघटन, तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में क्या होता है, बदल जाता है। ये आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं। सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में क्या होता है, ये बदल जाता है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, या भी इसे छोड़ देते हैं। सोडियम आयन और क्लोरीन आयन अलग हो गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख नहीं सकते, लेकिन लिख रहे हैं समझने के लिए। अब यहाँ पर एक पीस सोडियम है, एक पीस क्या है, क्लोरीन है। यहाँ आप देख रहे हैं क्लोरीन जो है तो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, इसलिए इस पर माइनस है, इस पर प्लस चार्ज है। तो ये क्या करेगा कि क्लोरीन जो होता है से 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब 1 इलेक्ट्रॉन जो लिया था जब उसको छोड़ देगा, और छोड़ने पर इस पर क्या आ जाएगा, इस पर कोई आवेश नहीं होगा। ये जो माइनस चार्ज था वो खत्म हो गया। अब क्या हो गया, तो सोडियम कह रहा है कि तू तो छोड़िए रहा है तो हमको दे दो। तो सोडियम जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उसे इस पर सोडियम पर भी कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सोडियम हमको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, ये सोडियम हमको प्राप्त हुआ। ये क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन कहाँ चला जाएगा, एनोड छड़ पर चला जाता है, और ये जो धातु जो प्राप्त हुआ हम लोग को वो कहाँ जाएगा, कैथोड पर चला जाता है। अब इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पूरा विधि जो हुआ, इस विधि को डाउन की विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन की विधि। देखिए इसमें लिखा हुआ भी होगा, इसमें प्रयुक्त विधि को डाउन की विधि कहते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन की विधि बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर यहाँ 2 पीस क्लोरीन लेते हैं तब क्या हो जाएगा, आप जी ध्यान से देखिए, संतुलित करिए, ये भी हो गया ना। अब यहाँ 2 से हो जाएगा कि नहीं होगा, यहाँ 2 न था, 2 से। अब यहाँ 2 ही ले लिया तो 2 सोडियम प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे जस्ता का, किसका, ये पूरी प्रक्रिया को डाउन की विधि कहा जाता है। ये क्लियर है ना। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे जस्ता के बारे में। इसको क्लीन करते हैं पहले। अच्छा 2 पीस क्लोरीन यहाँ भी तो रहेगा, है ना, 2 पीस क्लोरीन रहेगा, ठीक है।
मिस्टेक हुआ था। देखिए यहाँ पर ध्यान देखिए, अब हम लोग जस्ता के बारे में, दूसरा नंबर पर क्या था, जस्ता, जिसको हम लोग जिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक का संकेत होता है Zn और परमाणु संख्या कितना होता है इसका? 30 होता है। इसका 3 प्रमुख अयस्क है। क्वेश्चन पूछता है कि जिंक ब्लेड किसका अयस्क है, तो जस्ता का है ना। क्लेमाइन किसका अयस्क है? जिंकाइड किसका अयस्क है? क्लियर ना। तो 3 प्रमुख अयस्क किसका है? जस्ता का। ध्यान से सुनिएगा। पहला है जिंक ब्लेड। अब जिंक ब्लेड से हम लोग जिंक ऑक्साइड में इसको पहले परिवर्तित करेंगे, सबको ऑक्साइड में बदलना सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पर सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क में हम लोग क्या करते हैं, भर्जन विधि को अपनाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको द्रव्यमान से कम ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ZnS को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम लोग गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और प्लस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसमें से अयस्क से धातु निकल गया ना ऑक्साइड के रूप में। अभी इसको हम लोग फिर शोधन करते हैं, अवकरण करते हैं, कोक मिला करके बताए थे ना, कोक मिला कर इसको गर्म करके यहाँ दिखाएंगे जिंकाइड से। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये हो गया भर्जन। क्या हो गया, यहाँ लिख देंगे हम लोग, भर्जन विधि द्वारा क्या हो गया, ये अलग हो गया। उसके बाद है क्लेमाइन। क्लेमाइन जो होता है कार्बोनेट अयस्क को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर जिंक कार्बोनेट है ZnCO3, ZnCO। तो आप लोग बताए थे कार्बोनेट अयस्क में, देखिए अब ये कार्बोनेट अयस्क हो गया। क्या हो गया, ZnCO3 कार्बोनेट अयस्क हो गया। तो कार्बोनेट अयस्क को हम लोग भर्जित नहीं करते हैं, क्या करते हैं, निस्तापित करते हैं। क्या बोलते हैं, निस्तापन विधि अपनाते हैं इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद है पहले से। तो इसको ऑक्सीजन और क्यों मिलाएं हम, है ना। यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिला तब ना ऑक्सीजन मिला करके ऑक्साइड में परिवर्तित किए थे, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में द्रव्यमांक से कम ताप पर तेजी से गर्म करते हैं, बताए थे। और इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं निस्तापन। क्या हो रहा है, देखिए निस्तापन में कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको गर्म किया जा रहा है। ठीक है, ऊपर लिखाता है साइन, निस्तापन नीचे लिख दीजिएगा, यहाँ पर एरो अथी दे दीजिए चिन्ह। तो जब इसको हम लोग गर्म करेंगे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो बनेगा ZnO + CO2 बनता है। क्या बनता है, ZnO + CO2 का निर्माण होता है। यानी यहाँ पर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ देखिए क्या किया है कि हम लोग अयस्क से धातु प्राप्त कर लिए, धातु का ऑक्साइड प्राप्त कर लिए। अब इस ऑक्साइड को कोक मिला देंगे तो ऑक्सीजन अलग, ऑक्सीजन अलग तो Zn मिलेगा। Zn शुद्ध होगा, नहीं होगा। तो शुद्ध करने के लिए इसका फिर शोधन करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा, है कि नहीं। अब आगे देखिए, जिंकाइड है, क्या है, जिंक ऑक्साइड है। अब जिंकाइड में क्या है, ZnO है। अब यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना है, तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, कोक मिला देंगे इसमें। सी मैंने कार्बन नहीं, कोक। और इसमें हम लोग कोक मिला देंगे तो कोक मिलते ही यहाँ से कार्बन कहाँ चलाता है, ऑक्सीजन कहाँ चलाता है, कोक के साथ चलाता है। तो बन गया Zn + CO का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमारा धातु प्राप्त हुआ जिंक, कि नहीं हुआ, जिंक प्राप्त हो ना गया। चलिए दूसरा हम लोग जिंक के बारे में चर्चा कर लिए। अब तीसरा है क्या जी, पारा है, मरकरी, है ना। इसको पहले क्लीन करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, इसके बाद क्लीन करते हैं। अगला है तीसरा नंबर पर है मरकरी, जिसको हम लोग पारा कहते हैं। पारा का संकेत होता है Hg, परमाणु संख्या इसका होता है 80। क्लियर है ना, यहाँ तक डाउट नहीं है। अब इसका अयस्क होता है सिनेबार। क्या होता है, सिनेबार होता है। अब इस सिनेबार अयस्क से Hg कैसे प्राप्त करें, यानी पारा कैसे प्राप्त करें। देखिए सबसे पहले ये सल्फाइड मिला हो तो सल्फाइड अयस्क हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा।
और सल्फाइड अयस्क को क्या करते हैं हम लोग? भर्जित करते हैं। क्या बोलते हैं? भर्जित मैंने भर नहीं देते हैं, इसको भर्जन की क्रिया करते हैं। तो भर्जन में क्या होगा? HgS में हम लोग ऑक्सीजन मिला करके गर्म करते हैं। तो गर्म करने से बनता है HgO प्लस में SO। देखिए यहाँ से पारा में से सल्फर गायब हो गया, अब आ गया ऑक्सीजन। क्या आ गया? अच्छा ये O2 होगा, ठीक है जी, हाँ यहाँ O2 होगा। चलिए अब क्या प्राप्त हुआ हमको? HgO, है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? HgO मिला, अब जब यहाँ ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया तो इसको कोक मिला देते हैं, और कोक मिलता है तो कोक क्या करता है? ऑक्सीजन को लेकर फरार हो जाता है। तो यहाँ मिला दिए कोक। क्या मिला दिए? और कोक जैसे ही इससे मिला तो Hg प्राप्त हो गया, और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है ना। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? वातावरण में, वायुमंडल में क्या होता है? मिल जाता है जाके। तो मेरा क्या प्राप्त हुआ हमको जी? Hg प्राप्त हो ना गया कि नहीं हुआ? ये हो गया आपका मरकरी का प्राप्त करना, जिस प्रकार प्राप्त किए। इसका फिर शोधन कीजिए, है ना। अवकरण तो कर दिए, फिर क्या करना है? इसको शोधन करना है, शोधन करके शुद्ध धातु प्राप्त करना होगा। चलिए क्लीन करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम प्राप्त करना है। क्या करना है हम लोग को? एल्युमिनियम का संकेत एल होता है, परमाणु संख्या 13 होता है इसका। एल्युमिनियम का 3 अयस्क के नाम दिया हुआ, इसको याद कर लीजिए आप लोग। बॉक्साइड अयस्क, जिसको बोलते हैं Al2O3 × 2H2O। उसका कोरंडम है, कोरंडम का होता है Al2O3। उसके बाद है क्रोलाइट, जिसको बोलते हैं Na3Al F6 होता है, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग बॉक्साइड अयस्क से एल्युमिनियम को प्राप्त करना सीखेंगे। तो बॉक्साइड अयस्क जो होता है, यहाँ पर जो पानी की मात्रा को गर्म कर देंगे तो पानी उड़ जाएगा। तो बचेगा क्या? Al2O3 बचेगा। Al2O3 में हम लोग क्या करें? सोडियम क्लोराइड का या सोडियम कार्बोनेट का इसमें मिश्रण मिलाएंगे। जब सोडियम कार्बोनेट का इसमें मिश्रण मिलाते हैं तो बनता है NaLO2 बनता है। क्या बनता है? NaAlO2 मानो बनता है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वातावरण में उड़ जाता है। फिर ये क्या करता है? ये वाष्पित होता है। ये क्या होता है? वाष्पशील होता है, यानी इसमें पानी का अंश पाया जाता है। ठीक है। अब जब यहाँ पर देखिए इसको पानी का अंश मिलाया जाता है तो ये वाला लिख कर पानी दिखा देंगे ना। अब इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर। 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके इसको क्या करते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से सोडियम विस्थापित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और बनेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जो अवक्षेप प्राप्त होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या प्राप्त होता है? और सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का कोई काम, क्योंकि हमको एल्युमिनियम प्राप्त करना था। अब ये क्या किए? इसको हम लोग गर्म किए। इसको क्या करेंगे हम लोग? किसको? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब आप गर्म करेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ पर जल का निर्माण करके ये जल क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया ना। अब इस ऑक्साइड को कोक मिलाएंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, और बचेगा क्या? फिर एल्युमिनियम बच जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग एल्युमिनियम प्राप्त किए। क्लियर है? अब आगे हम लोग को देखना है धातुओं का संक्षारण। धातुओं का संक्षारण से आप क्या समझते हैं? हम लोग का पढ़ना है संक्षारण को ओरिजिन, है ना। संक्षारण क्या है? तो नमी, वायु या रसायनों द्वारा धातु के सतह पर रासायनिक प्रभाव को संक्षारण कहा जाता है। वायु, नमी या रसायनों द्वारा कोई भी रासायनिक पदार्थ हो, धातु सतह पर पड़ने वाली रासायनिक प्रभाव को संक्षारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे में आप लोग देखिए, हम लोग लोहे को खुले हवा में छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाती है। क्या होती है? भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग जंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? खुले हवा में
आयरन को छोड़ देने पर कुछ दिनों के बाद क्या करता है, ये क्या करता है कि नम वायु के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड का एक परत चढ़ा लेता है जो भूरे रंग का होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जंग। क्या बोलते हैं? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर छड़ रखा हुआ है बाहर में, तो छड़ में देखिए बाहर क्या हुआ है, भूरे रंग की परत चढ़ गई है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये अपना बेंच में देख लीजिए लगा हुआ होगा, है ना, भूरे रंग की परत चढ़ा हुआ है। इसी को हम लोग जंग कहते हैं। अब इस जंग को रोकने का उपाय क्या है? तो बहुत से तरीके हैं, आप लोग रोक सकते हैं संक्षारण का रोकने का उपाय। पहला है पेंट करके संक्षारण रोकने का उपाय लिख देते हैं। पहला है पेंट करके, धातु अगर हम पेंट कर देते हैं तो क्या होगा, संक्षारण रुक जाएगा, है ना। दूसरा क्या करेंगे, विद्युत लेपन कर देंगे, विद्युत लेपन। तीसरा जस्तीकरण। जस्तीकरण में क्या होता है, जस्ता का लेप, जस्ता का घोल बनाता है, उसमें धातु को से डुबा दिया जाता है तो उसमें जस्ता का लेप आ जाता है। जस्ता का लेप आ जाने से अंदर वाला धातु के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, नहीं ना करेगा, तो इसको बोलते हैं जस्तीकरण। विद्युत लेपन क्या होता है, विद्युत अपघटन के द्वारा क्या करते हैं, इस पर विद्युत के सहायता से इसको लेप चढ़ा दिया जाता है, समझ में आया। तो विद्युत से लेप जब चढ़ जाएगा इसमें, तो इसमें भी कोई ऑक्सीजन संपर्क में नहीं आ सकता, कॉन्टैक्ट में आएगा ही नहीं। जैसे आप लोग सुने होंगे कि पीतल पर सोना का पानी चढ़ा दिया गया है ना, तो उसमें सोना ही जैसा लगता है, तो पीतल पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उस पर पानी चढ़ा दिया। विद्युत लेपन होता है। क्या होता है वो विद्युत। और पेंट करना, जैसे कि हम लोग घर में कोई भी लोहा हो तो उसमें पेंट कर देते हैं, उसमें भी जंग नहीं लगता। जैसे यहाँ देखें दरवाज़ा जो है पेंट किया हुआ है ना, तो इसमें अंदर क्या होगा, जंग लगने से क्या हो जाएगा, बचेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, मिश्र धातु बनाकर, अगर मिश्र धातु भी बना लेंगे हम, तो हमारे धातु में क्या होगा, पेंट जल्दी से नहीं लगता है। तो मिश्र धातु बनने से क्या होता है कि ये जल्दी से धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। और भी ये संक्षारण रोकने का उपाय। अब देख कौन सा विधि द्वारा, जो भी विधि आपको लगता है जिस विधि द्वारा आप संक्षारण को रोक सकते हैं उसको अपना ले सकते हैं, कोई दिक्कत। इसमें कोई एक कर लीजिए, संक्षारण रुक जाएगा। संक्षारण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन पेंट हम लोग को क्या होता है, जो हम लोग लोहा वोहा लेते हैं ना, तो उसमें पेंट ही कर देते हैं, ठीक है। विद्युत लेपन ये सब महंगा पड़ता है इसलिए नहीं करते हैं। अब आगे है, यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है मिश्र धातु के बारे में। मिश्र धातु क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं को मिश्रण, या एक धातु और एक अधातु के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। या एक धातु या एक अधातु के मिश्रण को क्या बोलते हैं, समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे कि आप लोग सोना देखे होंगे, सोना क्या शुद्ध होता है, जो हम लोग को आभूषण के रूप में बनता है, जो हमारा गहना बन रहा है सोना, वो शुद्ध सोना होता है, नहीं होता है। देखो उसमें क्या होता है कि 22 कैरेट सोना होता है, लेकिन 2 कैरेट क्या होता है, चांदी और तांबा का मिश्रण होता है। चांदी या तांबा का, चांदी और तांबा का मिश्रण क्यों होता है, क्योंकि ये कठोर बनाता है, क्या करता है, थोड़ा मजबूत बनाता है उसको। अगर शुद्ध 24 कैरेट के सोना ले लेंगे तो तेज़ धूप पड़ेगा तो पिघल जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन इसी में 2 कैरेट हम लोग मिला देते हैं, क्या, तो क्या हो जाता है उससे, ये थोड़ा अशुद्ध तो हो जाता है लेकिन पिघलता नहीं, कठोर हो जाता है, समझ में आया। तो कोई पूछ देगा आभूषण बनाने में, सोना का आभूषण बनाने में कितना कैरेट सोना लिया जाता है, कितना बोलेंगे, 22 कैरेट। और 2 कैरेट तांबा या टीन होता है, टीन नहीं, तांबा या चांदी होता है, ठीक ना। 2 कैरेट तांबा या क्या होता है, चांदी होता है, जो इसको क्या बनाता है, कठोर बनाता है, क्या बनाता है। तो इस प्रकार आज हमारा दिल्ली का लौह स्तंभ के बारे में आप लोग खुद घर पढ़िएगा, है ना। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज हम लोग का ये लेसन क्लियर हो गया, धातु और धातु का लेसन पूरा समाप्त हो गया है आज, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे
क्या जी कार्बन और उसके अप्रूप न है? कार्बन एंड उसके अप्रूप। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरा पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।